हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 8th के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान विषय है। चैप्टर नंबर 6, छठा चैप्टर है दहन और ज्वाला। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। आइए देखिए, ये है पाठगत प्रश्न। पाठ के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न है पृष्ठ संख्या 66 पर। सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? उत्तर: सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, यह भी एक प्रकार का दहन है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अर्थात पाठ के अंत में जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हैं और उनके साथ में उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। उत्तर: दहन की परिस्थितियां किस तरह की होती हैं? पहली, किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। जब ज्वलन ताप पर पहुंचेगा तब उस वस्तु का दहन होगा, उस वस्तु में आग लगेगी। दूसरा, किसी ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। तीसरी, दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान है क, ख, ग और घ। पहला है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का रिक्त स्थान होता है। ख, घरों में काम आने वाले एक द्रव ईंधन रिक्त स्थान है। ग, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके रिक्त स्थान तक गर्म करना आवश्यक है। घ, तेल द्वारा उत्पन्न आग को रिक्त स्थान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इनके रिक्त स्थान में क्या शब्द आएंगे वो देख लेते हैं। उत्तर: क, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, रिक्त स्थान में आएगा प्रदूषण। ख, घरों में काम आने वाले एक द्रव ईंधन है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है जिसका नाम है केरोसिन, रिक्त स्थान में आएगा केरोसिन या मिट्टी का तेल। ग, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, रिक्त स्थान में आएगा ज्वलन ताप। जिस पर वो ईंधन जलता है उसको कहते हैं उसका ज्वलन ताप। घ, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, रिक्त स्थान में आएगा पानी। प्रश्न संख्या 3, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। उत्तर: सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण निम्न प्रकार कम हुआ है। पहला पॉइंट है, सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। दूसरा, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में अर्थात कम मात्रा में करती है, इसलिए अम्ल वर्षा नहीं होती और उसके कारण फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा कारण, इसका वायु में पूर्ण दहन होता है और कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती, ये पूरी तरह जल जाती है, कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है। प्रश्न संख्या 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। उत्तर: ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना। पहले क्रम पर है एलपीजी, देख लेते हैं। यह पूर्ण रूप से जल जाती है, कोई अपशिष्ट नहीं बचता है, कोई अवशेष नहीं छोड़ती है एलपीजी। लकड़ी, यह जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। दूसरा अंतर एलपीजी में, इसका ऊष्मीय मान 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम है जो काफ़ी अधिक है, अतः एलपीजी को जलाने पर अधिक ऊष्मा मिलती है। ऊष्मीय मान जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा हमें उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 17,000 से 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है जो कम है, इसलिए लकड़ी को जलाने पर हमें ऊष्मा कम प्राप्त होती है।
तीसरा, एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। लकड़ी को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है। चौथा अंतर है, एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है। अगर एलपीजी काम में ले रहे हैं तो लकड़ी काटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लकड़ी में यह वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लकड़ी चाहिएगी तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटेंगे तो पर्यावरण के लिए हानि हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, बारिश कम हो जाएगी, इस तरह से ये हानियाँ इसमें होती हैं। प्रश्न संख्या 5, कारण बताइए कि विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। उत्तर, क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि पहुंच सकती है। जल में करंट आ सकता है, इसी कारण से विद्युत उपकरणों से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। पहला कारण है, एलपीजी पूर्ण रूप से जल जाती है, कोई अपशिष्ट नहीं बचता है, जबकि लकड़ी जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, एलपीजी का ऊष्मीय मान 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम है जो काफ़ी अधिक होता है, अतः एलपीजी को जलाने पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 17,000 से 22,000 किलोजूल पर किलोग्राम होता है जो एलपीजी से काफ़ी कम होता है, अतः लकड़ी को जलाने पर हमें ऊष्मा भी कम प्राप्त होती है। तीसरा, एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, जबकि लकड़ी को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। कारण देखिए, एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊष्मा के सुचालक होने की वजह से ऊष्मा एल्यूमिनियम में ट्रांसफ़र हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है और कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न संख्या 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ये चित्र देखिए। ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है। यहाँ ये चित्र है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का। प्रश्न संख्या 7, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, समझाइए कि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, इस कारण यह आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न संख्या 9, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। उत्तर, हरी पत्तियों में नमी होने के कारण उनका ताप नीचे हो जाता है और ज्वलन ताप बढ़ जाता है, जिससे हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन हो जाता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। प्रश्न संख्या 10, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? उत्तर, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे भारी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। स्वर्णकार धातु की फूंकनी की मदद से ज्वाला के सबसे भारी क्षेत्र को सोने और चांदी पर फूंकते हैं। ज्वाला की जो सबसे भारी हिस्सा है उसको सोने और चांदी पर फूंकनी से फूंकते हैं, क्योंकि ज्वाला का सबसे भारी भाग सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। प्रश्न संख्या 11, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलोजूल था।
ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। उत्तर 4.5 किलोग्राम यानी 4.5 किलोग्राम ईंधन को पूरी तरह दहन करने पर उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? 1,80,000 किलो जूल। ये दे रखा है। इसलिए 1 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतया दहन करने पर उत्पन्न ऊष्मा होगी 1,80,000 बटे 4.5। और इसको भाग देंगे, इसको भाग देने पर आएगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। अतः ईंधन का ऊष्मीय मान कौन सा होता है? 1 किलोग्राम ईंधन को पूरी तरह जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। तो यहाँ आ गया 40,000 किलो जूल। प्रश्न संख्या 12, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर में नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जंग लगने में न तो प्रक्रम में ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त लोहा दाह्य पदार्थ भी नहीं है, दहन होने वाला पदार्थ भी नहीं है, जलने वाला पदार्थ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 13, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जबकि रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? दोस्तों, आपको अभी एक प्रश्न बताया था जिसमें सबसे बाहरी भाग को सबसे ज़्यादा ज्वलनशील, सबसे ज़्यादा गर्म भाग बताया गया था। तो यहाँ पर रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वाला का सबसे भारी भाग सबसे अधिक गर्म होता है और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा था, जबकि आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के अंदर पीला भाग होता है उसके पास रखा था। इसलिए आबिदा का बीकर ज़्यादा समय में गर्म होगा और रमेश का बीकर कम समय में। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।